नमस्कार। नमस्कार ईरान और इजरायल के बीच जो ये सीधा सैन्य टकराव चल रहा है जी। अब दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। जी 13 जून 2025 को ये शुरू हुआ और शायद ये अब तक का सबसे गंभीर दौर है ना, इन दोनों देशों के रिश्तों में। बिल्कुल। आज हम जो जानकारी हमारे पास है, जी जो स्रोत हैं, जी उनके आधार पर ये पूरी स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या मायने हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये पहले जैसे प्रॉक्सी युद्ध नहीं है, ये सीधा टकराव है। मतलब दोनों तरफ से भारी हमले हो रहे हैं। तो हमारा मकसद रहेगा कि जो मुख्य घटनाएं हैं, जो सैन्य एक्शन हुए हैं, नुकसान कितना हुआ है, जी कूटनीतिक लेवल पर क्या चल रहा है और जो बड़े खतरे हैं जी उन पर बात करें। जी बिल्कुल। तो शुरुआत हुई 13 जून को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। जी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 100 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकाने और खास तौर पर उनके परमाणु ठिकाने वो निशाने पर थे। कहाँ कहाँ? तेहरान, इस्फहान, नतांस, ये सब अहम शहर शामिल थे। और सुनने में आया है कि कई सीनियर कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। तो इजराइल का मकसद साफ था, हाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। हाँ, या कम से कम काफी पीछे धकेलना। उनका दावा भी यही है कि इस हमले से ईरान का प्रोग्राम शायद 2 से 3 साल पीछे चला गया है। अब ये दावा कितना सच है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इरादा तो यही लगता है। पर ईरान भी चुप नहीं बैठा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ईरान का जवाब भी बहुत जबरदस्त था। 1400 से ज्यादा, आप सोचिए, 1400 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायली शहरों पर। हाँ, तेल अवीव, बेरशेबा, हाइफा, इन सब पर दागे गए। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस है, वो आयरन डोम वगैरह, हाँ, उसने काफी रोक लिए होंगे। जी, ज्यादातर को तो रोक लिया गया, सही। लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है, जाने गई हैं और शहरों में इमारतों वगैरह को भी क्षति पहुंची है। ये दिखाता है कि इतने बड़े पैमाने पर हमले झेलना कितना मुश्किल होता है। और कुछ घटनाएं तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं, जैसे वो 19 जून को बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर जो हमला हुआ। हाँ, वो सज्जल मिसाइल से हमला था और उसमें करीब 50 लोग घायल हुए। कुछ रासायनिक हमले की भी चिंता जताई गई थी, पर वो कंफर्म नहीं हुआ है। और इजराइल इसे क्या कह रहा है? इजराइल इसे सीधा सीधा युद्ध अपराध बता रहा है, क्योंकि अस्पताल जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला करना ये हालात को और बिगाड़ता है। और ये हमले सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। इजराइल ने अभी हाल ही में 21 जून को दावा किया है कि उसने कोम शहर में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर सईद इजादी को मार दिया है। जी, कुद्स फोर्स जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी ऑपरेशंस विंग है। हाँ, तो ये दिखाता है कि दोनों तरफ से अब बड़े हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। इससे तनाव और बढ़ रहा है। और इस सब का जो भयानक असर है वो तो आम लोगों पर पड़ रहा है। नुकसान का मानवीय क्षति का आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़े काफी गंभीर हैं। ईरान में सुनने में आया है लगभग 639 मौतें हुई हैं। 639 जी, और इनमें 260 से ज्यादा आम नागरिक बताए जा रहे हैं। घायल भी करीब 2500 हैं। और इजराइल में लगभग 24-25 मौतें हुई हैं और करीब 2368 लोग घायल हुए हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसके अलावा ईरान के अपने दावे भी तो हैं, कुछ फाइटर जेट्स गिराने की बात। हाँ, ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के 5 F-35 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, 2 पायलट भी पकड़ लिए हैं और 61 से ज्यादा UAV ड्रोन नष्ट किए हैं। लेकिन इनकी पुष्टि करना मुश्किल होगा। बिल्कुल, स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि मुश्किल है। ये एक तरह से सूचना युद्ध का भी हिस्सा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एक और बात जो ध्यान खींच रही है वो है तेहरान से लोगों का निकलना, पलायन। ये बहुत अहम बात है। हवाई हमलों के डर से लोग तेहरान छोड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई थी, उसके बाद से ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन है। बाप रे। जी, ये दिखाता है कि आम लोगों में डर कितना ज्यादा बैठ गया है। इस सब के बीच कूटनीति के मोर्चे पर क्या हो रहा है? क्या कोई बातचीत, कोई शांति की उम्मीद है? फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक ये हमले बंद नहीं होते, वो परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। और जिनेवा में जो बात चल रही थी, हाँ, वो भी एक तरह से रुक गई है, बिना किसी नतीजे के। कोई सीज फायर, कोई युद्ध विराम समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। और अमेरिका का क्या रोल है इसमें? अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, खासकर उनकी हवाई सुरक्षा में। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर मिलिट्री हस्तक्षेप पर अभी फैसला नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, उम्मीद है कि अगले शायद 2 हफ्तों में कुछ पता चलेगा, लेकिन उन्होंने इजराइल को समर्थन देने का इशारा तो किया है। जाहिर है दुनिया भर में चिंता तो होगी ही। बहुत ज्यादा चिंता है।
संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अरब लीग, IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सबके सब चिंतित हैं। और बड़ी ताकतें? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सभी कह रहे हैं कि संयम बढ़ता जाए और युद्ध को और फैलने से रोका जाए। सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं परमाणु ठिकानों को नुकसान ना पहुंचे या कोई रेडियोधर्मी लीक ना हो जाए। और एक डर ये भी तो है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही ना रहे। कहीं लेबनान में हिजबुल्ला या इराक, सीरिया, यमन में जो ईरान समर्थित गुट हैं वो भी इसमें शामिल ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा है। अगर ये प्रॉक्सी गुट भी इसमें कूद पड़ते हैं तो ये संघर्ष पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। साथ ही कानूनी मुद्दे भी उठ रहे हैं। जी हाँ, मानवाधिकार संगठन हैं वो इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो संभावित युद्ध अपराध हो सकता है। और दोनों ही पक्षों को चेतावनी दी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन न करें। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि लड़ाई चल रही है, रोज हमले हो रहे हैं, डिप्लोमेसी कहीं पहुंच नहीं पा रही है, परमाणु खतरा बना हुआ है, आम नागरिक पिस रहे हैं और ये आग कभी भी और भड़क सकती है। बिल्कुल सही। और जैसा हमने कहा, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये इस पूरी स्थिति की दिशा तय करने में बहुत बहुत अहम साबित होगा। तो इस सारी बातचीत के बाद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। ये जो संघर्ष है ये प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधा टकराव है। इसमें पूरे क्षेत्र के शामिल होने या परमाणु स्तर तक जाने का खतरा है। तो इसके तात्कालिक नतीजे चाहे जो भी हों, क्या ये संघर्ष मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन है, जो गठजोड़ है, उन्हें लंबे समय के लिए, मतलब हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर सोचिएगा।